हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए और चैप्टर है बीजगणित। हमने अब बीजगणित शुरू किया है क्लास 6 के लिए। उसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम बीजगणित की दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6 में बीजगणित की शुरुआत होती है, तो ये कुछ शुरुआती वीडियोज़ हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, घातांकीय रूप में लिखिए। अब घात क्या होती है ये आप आगे 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, शायद अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। तो पहले मैं घात को आपको यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ, इधर ही साइड में लिख के। जब किसी संख्या पर घात चढ़ानी होती है, जैसे मान लो 2 के ऊपर चढ़ानी है, तो उसे संख्या के ऊपर और दाईं तरफ उससे छोटा लिखा जाता है। इसे पढ़ेंगे 2 की घात 3। ठीक है, अगर और एक एग्जांपल दूं तो 5 की घात 2 चढ़ानी तो 5 की घात 2, इस तरीके से। तो ये जो होती है ऊपर, इसे कहते हैं घात। ये इससे छोटी होगी और इसकी दाएं हाथ की तरफ ही लिखी जाएगी, इसके ऊपर नहीं लिखनी है। ठीक है, यहाँ कोने पर। ठीक, समझ में आ गया। तो हम इन सवालों को हमें घातांक रूप में लिखना है। पहला है सी गुणा सी गुणा सी गुणा ऐसे कितनी बार? 7 बार। तो जितनी बार भी इसकी गुणा हो रही होती है उतनी बार ही घात चढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा सी की घात 7। ठीक है, घात को मैंने कैसा लिखा है? इसके सीधे हाथ की तरफ ऊपर कोने में। अगला है 5 गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी। तो 5 तो अकेला है हमारा, तो 5 तो आ जाएगा ऐसे ही। ए कितनी बार आया है? 2 बार, तो ए की घात चढ़ा देंगे 2। और बी कितनी बार आया है? 3 बार, तो बी की घात चढ़ा देंगे 3। जो जितनी बार आया होता है उसकी उतनी ही हम घात चढ़ा देते हैं। अगला है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये अचर पद है, इसमें कोई भी चर पद नहीं है। चर और अचर पद क्या होते हैं उसकी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। तो 7 की 3 बार गुणा है, तो इसे लिख देंगे 7 की घात 3। ठीक, अगला है टी गुणा टी गुणा वाई गुणा जेड। तो जितनी जितनी बार जो हमारा चर पद आ रहा है उतनी उतनी घात चढ़ा देंगे। टी आ रहा है 2 बार, तो टी की घात 2। वाई आ रहा 2 बार, वाई की घात 2। और जेड अकेला है तो जेड मेरा ऐसे ही रहेगा। एक सवाल इसका और है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, वो थोड़ा अलग सवाल है। पी गुणा पी ऐसे कितनी बार? n बार। तो जैसे 7 बार गुणा करते हैं तो 7 घात चढ़ा देते हैं। 2 बार कोई आ रहा होता है तो 2 घात चढ़ा देते हैं। अगर n बार कोई आ रहा है तो हम कितनी घात चढ़ा देंगे? n घात। n का मतलब होता है वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे ही n है। ठीक है, तो ये तो है हमारे सवाल घातांक के रूप में लिखने के। अब ठीक इसके उल्टे सवाल हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो है गुणा के रूप में लिखने के। तो गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखिए, ठीक इसके अपोजिट है। तो पहला सवाल है a की घात 2 b की घात 5। तो जिसकी जितनी जितनी घात होती है उतना उतना गुणा का निशान लगाकर लिख देते हैं। जैसे a की घात 2 है तो a गुणा a कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। फिर गुणा लगा के b की कितनी घात है? 5, तो ये लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया आपको? a की घात 2 और b की घात 5। 9a b की घात 2। तो 9 को सबसे पहले तो 9 को ही तोड़ेंगे हम, 3 गुणा 3। ठीक है जी। और a अकेला है तो अकेला, और b को लिखेंगे तो b गुणा b। 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दिया। अगला है 10 x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2। तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे हम, 2 पंजे 10 होते हैं ना, तो 2 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद x कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो x गुणा x। y कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो y गुणा y। और z कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो z गुणा z। तो ये हमारा हो गया सवाल पूरा। अगला सवाल है 15 a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 d। तो सबसे पहले 15 को गुणनखंड करेंगे तो 3 पंजे 15 होते हैं, तो 3 गुणा 5। a 2 बार आ रहा है तो गुणा a। b भी 2 बार है तो b गुणा b। c भी 2 बार है तो c गुणा c। और d अकेला है तो d का d। ठीक है, तो ये हमने इसे गुणा के रूप में लिख दिया। तो हमने घात रूप में और गुणा रूप में लिखने सीखे हैं। अब हम आगे के सवाल देखते हैं।
आगे जो सवाल है हमारे, हमें उन्हें बीजगणित के रूप में लिख के दिखाना है, यानी कि चर अचर पदों के रूप में इन्हें मिलाकर लिख के दिखाना है। तो सवाल नंबर 3 है, आयत की आसन्न भुजाएं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं आसन्न का मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी टर्म होती हैं, गणित में कभी कभी बीच में आ जाती हैं सवालों में और आपको उनका मतलब पता नहीं होता। तो क्या होता है, आप सवाल को ठीक तरह से ना समझ पाते हैं और ना ही पेपर में कर पाते हैं। तो आसन्न का मतलब होता है जुड़ी हुई, जिन दो भुजाओं का शीर्ष एक हो, यानी कि जो एक जगह जुड़ी हुई हो। जैसे ये दोनों जुड़ी हुई हैं तो ये आसन्न है, ये दोनों जुड़ी हुई हैं तो ये आसन्न है, ये आसन्न है और ये आसन्न है। ये हमेशा जोड़ों में होती हैं, मतलब दो दो भुजाएं मिला के आसन्न भुजाएं बनती हैं। तो आयत किसे कहते हैं ये आप पढ़ चुके होंगे, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब इसमें क्या करना, आयत का परिमाप लिखना है और इसकी ये लंबाई है, दिख रहा है ये लंबी है और ये छोटी है। लंबी वाली लंबाई, छोटी वाली होती है चौड़ाई। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमें जी x मीटर, ठीक है जी। और चौड़ाई कितनी दे रखी है जी, चौड़ाई दे रखी है हमें इन्होंने y मीटर। ठीक, अब आपको आयत का परिमाप लिखना है, तो आयत के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब जो लंबाई है और वो चौड़ाई है बस यहाँ पर लिख देनी है। 2 ब्रैकेट में लंबाई है हमारी x और चौड़ाई है हमारी y। ठीक है जी, ये हमारा सवाल पूरा। हमें केवल इतना लिखना है, इसके आगे लिख देंगे हम मीटर। जो भी दे रखा होगा, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिख देते, मीटर है तो मीटर। तो हमें क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या है, आयत के परिमाप का सूत्र पता होना जरूरी है। इसी तरह से अगला है, यदि वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की आयत की आमने सामने की बराबर होती हैं। तो ये सवाल है, यदि वर्ग की भुजा ए है, चारों भुजा ए हैं, तो वर्ग का परिमाप लिखना है। इसी तरह से इसे करना है, वर्ग के परिमाप का सूत्र पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे कि भुजा क्या दे रखी है, हमें भुजा दे रखी है इसकी ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितना है हमारा a। तो जब 4 और a की गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है जो हमने पहली वीडियो बनाई है कि जब 4 और a की गुणा करेंगे तो गुणा का निशान बीच में से हट जाता है। जब भी एक चरपद और अचरपद की गुणा करते हैं तो गुणा का निशान हट जाता है। 4a सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में लिख दिया। समझ में आ गया, ये आपको बात याद रखनी है। 4 गुणा a का मतलब 4a। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि x बच्चे हैं पूरी कक्षा में, लड़के और लड़कियों को मिला के, जिनमें 1/4 हैं बालक। तो कक्षा में कितने बालक हैं, तो हमें दे रखे हैं वैसे तो 1/4 हैं, पर 1/4 है कितने वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कुल बालक कितने हैं या कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं वो दे रखे हैं हमें x, ये रे। और इसमें बालक कितने हैं, 1/4 बालक हैं हमारे इसमें 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/5वें हिस्से का मतलब होता है 1/5। 1/4 किसका, इस x का। और x की जब 1 में गुणा करेंगे तो मैंने अभी बताया है, 1 तो खैर लगाते ही नहीं है, गुणा का निशान हट जाता, तो x/4। कभी भी 1x नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, 1x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो हमेशा इसके साथ माना ही जाएगा। अगर आपने कहीं 1x लिख दिया तो समझ लीजिए आप उसे गलत लिख रहे हैं। तो 1 की x में गुणा करके कितना आ जाएगा, x। तो कितने बालक हो गए उसमें, x/4। तो ये कुछ इबारती प्रश्न टाइप समझ लीजिए बीजगणित के। अब आगे के सवालों को करते हैं। आगे सवाल है, इस पर ज़रा ध्यान दें, इन सवालों पर। ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं और ये बीजगणित में आपकी समझ को विकसित करेंगे। आप इन सवालों को ध्यान से समझें। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं, अब ये 3 जो शब्द हैं सबसे पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। संख्याओं, बीजों, मूल संक्रियाओं
के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है जी। तो संख्याएं आपको पता है कौन सी होती हैं, 1 2 वो जो होती हैं वो होती हैं संख्याएं। बीज मैंने आपको बताए कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक वो है बीज। और मूल संक्रियाएं हमारी 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। ये हमारी मूल संक्रियाएं हैं 4, इनके चिन्ह हैं। तो इन इन 3 चीज़ों का यूज करके हमें ये समीकरण बनाना है या इन कथनों को व्यक्त करना है हमें इन 3 चीज़ों में। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है। बीजगणित की खासियत ये है, सवाल छोटे होते हैं इसमें, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, पर थोड़ा हल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, दूना मतलब दुगना। तो अब आपने 5वीं क्लास में वृत्त पढ़ा होगा, तो वृत्त है ये इसका केंद्र होता है, जहाँ प्रकाल की नोक रखकर एक वृत्त खींचते हैं वो हमारा केंद्र होता है। और जितनी हम त्रिज्या लेकर खींचते हैं, वो दूरी लेकर खींचते हैं प्रकाल में, वो होती है हमारी त्रिज्या। तो ये तो त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। अगर इन पूरा मिला देंगे तो वो हो जाएगा व्यास आधा है त्रिज्या। चित्र इन्होंने दे रखा है और हमें केवल इसे पढ़ के ही समीकरण बनानी है। तो इसे पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये जो व्यास है ये दुगना है त्रिज्या का। दुगने का मतलब होता है 2 की गुणा, इस शब्द का मतलब है 2 की गुणा। तो ये कह रहा है व्यास त्रिज्या का दुगना है, तो व्यास जो है त्रिज्या का कैसा है, दुगना। बीच में लगा देंगे बराबर। अब तो हमने लिख दिया इसे हिंदी भाषा में, अब हमें इन चीज़ों का यूज करेंगे। देखिए यहाँ गुणा का तो कर ही दिया है हमने इस संक्रिया का। अब व्यास को हम कह देंगे डी। अंग्रेजी में व्यास को डायमीटर कहते हैं, इसलिए आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कह के, और त्रिज्या को कह दिया हमने R। और यहाँ लिख देंगे जहाँ D बराबर है व्यास और R बराबर है त्रिज्या। बस आप चाहें तो इसे एक बार ऐसे लिख सकते हैं, D बराबर, मैंने बताया था गुणा करने से हट जाता है 2R। समझ में आ गया। हमने इसे संख्याओं, बीजों और संक्रियाओं के रूप में लिख दिया है। तीनों चीज़ें यूज हो गई इसमें। अगला सवाल करते हैं। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अब वर्ग के परिमाप का मैंने अभी आपको सूत्र बताया है, तो वो वाला सूत्र लिख लेंगे पहले। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो आप इन चीज़ों को केवल कोई भी अक्षर मान सकते हैं, मैं जो मान रहा हूँ जरूरी नहीं आप वो माने। जैसे मैं P मानूंगा परिमाप को, आप A भी मान सकते हैं, और भुजा को मैं मान लूँगा S। बस जो भी आप माने वो यहाँ पर लिख दें। जैसे जहाँ P क्या है, परिमाप है, और S क्या है, भुजा है। ऐसी आप जो मानेंगे, मान लो आपने A माना, ये B माना, तो लिख देंगे A क्या है, परिमाप है, और B क्या है, भुजा है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सही से लिखना। तो P बराबर 4 है, कोई गुणा का निशान तो हट जाता है। समझ में आ गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है होता है, वो हम पहले जो इसकी भाषा है उसे हम लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। अब मैं इसे अपने हिसाब से अक्षरों में व्यक्त कर लूँगा, बीजों में। बीज मतलब कहते हैं ABCD। A मैंने ये मान लिया, लंबाई को L और चौड़ाई को B। A बराबर आ गया L, और गुणा का निशान तो हट ही जाता है, LB। तो जहाँ A हमारा है क्षेत्रफल, ठीक है जी, और L हमारी है लंबाई, किसकी, आयत की है सब, और B हमारी है चौड़ाई। तो ये हमारे 3 सवाल जो थे वो हो गए हैं। इन 3 सवालों में संख्याओं, बीजों, संक्रियाओं का यूज हुआ है। ये तो बीज हैं, ये संक्रियाएं हैं, इसमें संख्या का यूज नहीं हुआ है। इसमें ये दोनों बीज हैं, ये संख्या है, और बीच में गुणा का निशान जो है वो संक्रिया है। ऐसे इसमें ये दोनों बीज हैं, ये संख्या है, और गुणा का निशान संक्रिया है। अब इसमें आगे का सवाल करते हैं। आगे के सवाल बहुत ज़रूरी हैं, ये भी आने आपको आवश्यक है। यदि A बराबर 5 और B बराबर 9 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इस तरह से हल करना आपको बीजगणित में आना चाहिए। ठीक है, अब बीजगणित और अंकगणित दोनों का होगा मिक्सचर।
अब पहला सवाल है a प्लस 10 का मान निकालना है। अब a में 10 हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो है चरपद और ये है अचर पद, तो ये ऐसे ही रहता है। पर हमें यदि इनके मान पता चल जाए कि a का मान ये है या b का मान ये है, तो हम यहाँ रख कर फिर दोनों हमारे अचर अचर हो जाएंगे, फिर हम जोड़ सकते हैं। जैसे a का मान कितना है, इसमें 5 है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 5 और प्लस 10। अब हम जोड़ सकते हैं दोनों को अंकगणित की तरह, 5 और 10 15, ये इसका उत्तर। ऐसे ही b माइनस 3, तो b का मान वैसे तो घटा नहीं सकते b में से 3, पर b का मान हमें दे रखा है कितना 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 6। ऐसे ही अगला सवाल है a प्लस बी माइनस 14, तो यहाँ पर a का भी मान लिखेंगे, फिर b का भी लिखेंगे, फिर 14। बीच के जो चिन्ह है वो ऐसे ही रहते हैं। a का मान है 5 ऊपर लिखा हुआ है, b का मान है 9 और माइनस के 14, ये ऐसे ही रहेगा। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। ये हो गए 14 माइनस 14, ये हो गए 0। ठीक है, 14 में 14 के 0। a गुणा b, अगर इस सवाल को ऐसे भी दे रखा होता a b, तो अभी हम यही मानते a गुणा b। a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 9, 5 निम्मा हो गए 45। ठीक है, केवल मान रखने हैं और कुछ नहीं करना। 30 गुणा a, तो 30 गुणा a का मान कितना है 5, a की जगह का मान रख दिया, 30 पंजे हो गए 150। b माइनस a, तो b का मान है 9, a का मान है 5, ये आ गया 4। और लास्ट सवाल है a प्लस b, तो a का मान 5, b का मान 9, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 14। तो ये हमने आज आपको काफ़ी सारी तरह के सवाल बता दिए हैं। ये आपकी बीजगणित का 6ठी क्लास का पहला चैप्टर जो है, जिसमें बीजगणित का एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो पूरा हो गया है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है, उसके पास ये घंटी का आइकन बना हुआ है, उसे दबाकर चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।